निशन वास्त आपका अपना चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब हमारी वीडियो को जरूर। टुडे ब्रेकिंग न्यूज। और BS4 की जो डीजल की गाड़ियां हैं उन पे प्रतिबंध है। प्राइवेट कमर्शियल सारी गाड़ियां। हाँ जी। गोपाल जी, अभी का सीवियर प्लस की स्थिति की तरफ जाने की संभावना नहीं है, बल्कि इसमें कल जो है थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होकर के जो अभी तक का अनुमान है कि कल परसों वो वेरी पुअर कैटेगरी की तरफ ही बढ़ेगी। कितने दिन में लग रहा है सर सिचुएशन में सुधार दिखेगा? मेरे ख्याल से अभी देखते हैं, जैसे कल और परसों का तो प्रेडिक्शन है कि वो वेरी पुअर में जो है वो आ जाएगा। तो वेरी पुअर में आने के बाद अगर कंटिन्यूअस वेरी पुअर की तरफ बढ़ता है तो फिर ये जो है वो 2 दिनों में हम कह सकते हैं कि राहत हो सकती है। अभी जो प्रेडिक्शन है वो ये है। सीजन प्लस में फॉल नहीं करेगा, ऐसा तो अभी मतलब दिन का प्रेडिक्शन नहीं है। सर इससे इधर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि LG के यहाँ से पिछले काफी दिनों से दिल्ली की जो हवा की स्थिति थी, प्रदूषण का जो स्तर था वो पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी में था, लेकिन कल से पुनः दिल्ली में टेम्परेचर तेजी के साथ डाउन होने की वजह से, ठंड बढ़ने की वजह से और हवा की गति में ठहराव आने से दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और वो बढ़ोतरी कल 400 से प्लस की तरफ बढ़ी, जिसको देखते हुए CAQM द्वारा पूर्व निर्धारित ग्रैब का जो नियम है उसके तहत दिल्ली में ग्रैब 3 के नियम लागू करने के आदेश जारी हुए। पूरे NCR के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और उसको देखते हुए CAQM ने पूरे NCR में ग्रैब 3 लागू करने का निर्देश कल जारी किया। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 के नियम को पुनः लागू किया गया है। ग्रैब 3 के नियम को लागू करने का जो मुख्य प्रभाव है वो कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर, निर्माण और विध्वंस की जो गतिविधियां हैं और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की जो गाड़ियां हैं जो दिल्ली के अंदर चल रही थी उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। आज सभी दिल्ली के अंदर जितने 28 डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग प्रदूषण नियंत्रण की गतिविधियों में सहयोग करते हैं, उन सभी लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो ग्रैब 3 के अंतर्गत जो प्रतिबंध हैं उनको लागू करने के लिए अपने टीमों को दोबारा एक्टिवेट करें, जिससे कि जल्द ही इस गंभीर जो स्थिति है प्रदूषण की उससे बाहर आया जा सके। इसके तहत दिल्ली के अंदर जो निर्माण और विध्वंस की गतिविधियां हैं उसमें निम्नलिखित जो परियोजनाएं हैं उनको जैसे पहले छूट थी उसी तरह से इस बार भी छूट रहेगी। उसमें रेलवे सेवाएं, रेलवे स्टेशन की परियोजनाएं, मेट्रो रेलवे सेवाएं और स्टेशन की परियोजनाएं, हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल,
राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा संबंधी गतिविधियां, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं, लीनियर सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, ट्रांसमिशन, वितरण, पाइपलाइन आदि, स्वच्छता परियोजनाएं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल आपूर्ति परियोजनाएं, उपरोक्त निम्नलिखित श्रेणियों के लिए विशिष्ट और पूरक सहायक गतिविधियां और उनकी परियोजनाएं, इनको जो है छूट दी जाएगी। इस दौरान इस तरह की जो गतिविधियां हैं वहां पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो जारी रहेगा। उपरोक्त छूट सीएनडी और जो अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, जहां पे छूट रहेगी वहां पर भी डस्ट कंट्रोल्स के जो मेजर हैं, 15 नियम हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। उसके साथ साथ इस दौरान जिन पर प्रतिबंध रहेगा, बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी के काम पर रोक रहेगा। निर्माण और बिल्डिंग संचालन सहित सभी संरचनात्मक निर्माण कार्यों पर जो है वो रोक रहेगा। विध्वंस कार्य पर रोक रहेगा। परियोजनाओं स्थलों को भीतर या बाहर कहीं भी निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग पर रोक रहेगा। फ्लाई ऐश सहित कच्चे माल का मैनुअल रूप से या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्थानांतरण पर रोक रहेगा। कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगा। बैचिंग प्लांट के संचालन पर रोक रहेगा। ओपन ट्रिच प्रणाली द्वारा सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रेनेज कार्य एवं विद्युत केबल बिछाने का कार्य पर रोक रहेगा। टाइल्स, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री को काटना और ठीक करने पर रोक रहेगा। पीसने की गतिविधियों पर रोक रहेगा। फ्लाइंग कार्य पर रोक रहेगा। वाटर प्रूफिंग कार्य पर रोक रहेगा। पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग आदि कार्य पर रोक रहेगा। सड़क निर्माण, मरम्मत कार्य जिनमें फुटपाथ, रास्ते और सेंट्रल वर्ज आदि को पक्का करना शामिल है, इन पर रोक रहेगा। इसके साथ साथ जो अंदर जो गतिविधियां होती हैं जैसे प्लम्बिंग का कार्य, विद्युत कार्य, बढ़ईगिरी का कार्य, इस तरह के जो साज सज्जा के कार्य हैं, इन पर जो है इनको अंदर जो घर के अंदर के कार्य हैं उनको अनुमति रहेगी। स्टोन क्रशर के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद किया जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन की जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों में जो इंटरनल जो घर के अंदर में जो कार्य हैं, जो जिस तरह से विद्युत का कार्य है, बढ़ईगिरी का कार्य है, पेंटिंग, पॉलिशिंग, वर्निशिंग जो घर के अंदर है उनको छूट रहेगी। और नेशनल जो इंपॉर्टेंस के जो प्रोजेक्ट हैं, लिनियर प्रोजेक्ट हैं, उनको छूट रहेगी। बाकी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों को जो है वो अभी रोका जा रहा है। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल जो LMB 4 पहिया वाहन है उनके संचालन पर जो है वो दिल्ली के अंदर पुनः जो है वो रोक लगा दी गई है। अभी जो स्थिति बनी है, चूंकि तेजी के साथ टेम्परेचर डाउन हुआ है, अभी जैसा मौसम विभाग का अनुमान लग रहा है कि 1-2 दिनों में इसमें सुधार देखा जाएगा। जो ही गंभीर श्रेणी से प्रदूषण की स्थिति सुधार की तरफ जाएगी तो फिर उसके अनुसार जो है इसको निर्णय ले करके और फिर आगे का निर्देश जारी होगा। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, ये जो बैन है तमाम दिल्ली सरकार के अस्पतालों और आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक से वहां पे, अभी मैंने उसको देखा नहीं है। लेकिन लगातार इस तरह से सीबीआई को जिस तरह से फाइल्स भेजी जा रही हैं, पहले स्कूल का हुआ, अब दवाइयों को लेकर हो रहा है। नहीं, देखिए, एक तो जो दिल्ली के अंदर जो कुछ भी काम चल रहे हैं उन कामों को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से जो रोकने की कोशिश हो रही है वो प्रक्रिया तो जारी है। लेकिन पर्टिकुलर जो अभी इस केस की आपने बात किया है वो डिटेल समझने के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। सर, अरविंद जी को एक बार फिर से ईडी ने समन जारी किया है, जनवरी के 3 तारीख को फिर से पेश होने के लिए कहा गया है। तो ये बीजेपी ये कह रही है कि अब उनको पेश होना चाहिए, वो बहाने बना रहे हैं, बार बार पेश नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जो दूसरा सम्मन आया था उसका मुख्यमंत्री जी ने
जवाब ईडी को रिटर्न में भेज दिया था। और जो तीसरे की चर्चा हो रही है, अब चूंकि अभी मुख्यमंत्री जी पासना में हैं, तो उनके आने के बाद ही वो स्पष्ट होगा। और निश्चित रूप से जो तीसरा सम्मन है उस पर भी जो उनका निर्णय होगा वो सार्वजनिक तौर पर सूचित करेंगे। सर, आपको लगता है कल, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने भी आपके साथी जो उन्होंने दावा किया कि जो टाइमिंग है एलजी के समन का भेजने का, थर्ड नोटिस भेजने का, वो एक पॉलिटिकल जिमिक ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जब पहले से पता है कि वो विपासना प्रोग्राम में थे तो उस वक्त में समन भेजने का कोई तर्क नहीं था। और निश्चित रूप से देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो अब जग जाहिर हो चुका है कि एजेंसी जो है वो नियमों की तरफ कम ध्यान दे रही है, और जो पॉलिटिकल सारा जो आकांक्षा है केंद्र सरकार की, उसके अनुसार ज्यादा बिहेव कर रही है। और अगर आप देखो तो जिस तरह से, मतलब शायद इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है एजेंसी के लिए, कि उस एजेंसी ने महाराष्ट्र के एक लीडर को गिरफ्तार कर लिया, जेल में रखा, और अचानक वो लीडर भारतीय जनता पार्टी का दोस्त बन जाता है, और ईडी बेशर्मी से कहती है जी वो तो फाइल ही गायब हो गई। तो अब उसकी जो हकीकत है वो तो यहाँ पर आके खड़ी है, ये किसी का कहा हुआ नहीं, किसी का आरोप नहीं है। ईडी का खुद का एक कबूलनामा है कि जिसको उन्होंने पकड़ के जेल में बंद कर दिया था, हाँ, और उसका जो है वो फाइल ही गायब हो गई, कहती फाइल ही गायब हो गई उसकी, इसलिए खत्म, केस खत्म हो गया। तो इस लेवल पे एजेंसी का खुद का जो कबूलनामा है, तो जो सब कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि अब इतनी घटनाएं घट चुकी हैं कि अब वो तस्वीर और एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी तो काफी गहरे सवालों के दायरे में है। रही बात जिस तरह से वो अभी कर रहे हैं, जहां तक 2 नोटिस उन्होंने दिया था उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो स्टैंड था उसको क्लियर किया था। तीसरे नोटिस की जो बात आ रही है वो उनके आने के बाद उसकी क्लियरिटी होगी, और उस पर स्टैंड जो लिया जाएगा उसका। सर, पहलवान लगातार अपना आउटरीच प्रदर्शित कर रहे हैं। साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, और कल बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री भी लौटा दिया है ब्रिजभूषण के। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद बात है कि इस देश के अंदर, इस देश के लिए जिन भारत के बेटे बेटियों ने इस देश की गरिमा को, इस देश के नाम को खेल के माध्यम में दुनिया में रोशन किया, अगर वो अपने को इतना मजबूर और असहाय महसूस कर रहे हैं, तो ये इस बात को परिलक्षित कर रहा है कि भारत का एक आम नागरिक आज किस मनस्थिति में जी रहा है, और क्या वो आज के इस सत्ता तंत्र की जो व्यूह रचना है, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या उसमें किसी को न्याय की आस बची है? मतलब शायद वो खिलाड़ी हैं जिनको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे जानते हैं, और ऐसी स्थिति में जिस घटना के बारे में, सारे तथ्यों के बारे में, उनके आंदोलन के बारे में और आज उनकी पीड़ा के बारे में उनको, ऐसा तो है नहीं कि उनको खबर नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक जो परिस्थिति बन रही है उसमें पक्षपात का इतना गहरा जो उदाहरण सामने आया है, और उसके बाद जो खिलाड़ियों ने निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि काफी अफसोसजनक है। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में केवल बात रेसलर्स की नहीं है, भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके मनोबल को भी बढ़ाए रखने के लिए जरूरी है कि इस कम से कम इस समय में तो प्रधानमंत्री जी